शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की 9 ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पहली बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार आज दिल्ली नहीं आएंगे। पेट में इंफेक्शन का हवाला देकर रद्द किया दिल्ली दौरा। सिद्धरामैया ने की दिल्ली में खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। दूसरी बड़ी खबर, 2024 में विपक्ष के सीट शेयरिंग पर ममता बनर्जी ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। ममता के मुताबिक मजबूत क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता मिले। ममता ने कहा कि जहां भी कांग्रेस मजबूत होगी उसका समर्थन करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, सचिन पायलट की यात्रा पर नाराज दिखे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन ने कहा, जिसे जो चाहे करने दो, कांग्रेस पार्टी हर चुनौती से निपटने को तैयार है, अधीर रंजन ने यह कहा। चौथी बड़ी खबर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। यूसीसी ड्राफ्ट के लिए बनाई कमेटी का 90% काम पूरा हो चुका है। सीएम धामी ने कहा कि कमेटी 30 जून तक करेगी अपना प्रस्ताव पेश। पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक बुलाई। 16 मई को होगी सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक। छठी बड़ी खबर, अब यूनिक कोड से पहचाने जाएंगे आर्थिक अपराधी। आर्थिक अपराधी या कंपनी के लिए यूनिक कोड होगा जारी। सरकार ने यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड का नाम दिया। 2.5 लाख आर्थिक अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा होगी वोटिंग। पहले राउंड में बराबरी पर रहे एर्दोगान और उनके प्रतिद्वंदी। अब 28 मई को होगी रन ऑफ वोटिंग, यानी निर्णायक मुकाबला। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले आईसीसी ने बदले कुछ नियम। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सॉफ्ट सिग्नल को हटाया गया। हाई रिस्क पोजीशन के लिए हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है। 9वीं बड़ी खबर, कोलकाता में चक्रवात मोखा के बाद भारी बारिश। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर उखड़े पेड़ और दिखा लंबा ट्रैफिक जाम। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज के बाद आपको बता दें कि आज आपके लिए कौन कौन सी खास खबरें हम लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, और पहली खबर वो है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान को फांसी देने की मांग की गई है। तो क्या इमरान को फांसी होगी? क्या अब फिर बंटने वाला है पाकिस्तान? यह हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर है, कर्नाटक चुनाव का फैसला आते ही महाराष्ट्र के 2 शहरों में हिंसा क्यों फैल गई, ऐसा हुआ क्यों, यह हम आपको दिखाएंगे। बात तीसरी खबर की करेंगे, और तीसरी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां रियल लाइफ की द केरल स्टोरी रिलीज हुई है और इसके अहम किरदार कौन कौन हैं, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। चौथी खबर, क्या दाऊद इब्राहिमी हाजी सलीम नाम से ड्रग सिंडिकेट चला रहा है, गुमनाम का राज बताएंगे। और पांचवी खबर है, कर्नाटक सिद्धरामैया का मुख्यमंत्री बनना तय है। सिद्धा क्यों, डीके क्यों नहीं, यह जानना जरूरी है। तो आइए शुरू कर दें खबरों का सिलसिला। लेकिन पहली खबर जो है वो बहुत चिंताजनक है। अकोला से अहमदनगर, नफरत के से जले शहर, क्यों, क्या हुआ ऐसा? सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव की, जहां नफरत की आग में अकोला के बाद अहमदनगर जैसे शहर जले। आखिर यह साजिश क्या है? महाराष्ट्र के हालात की हम बात बता रहे हैं, क्योंकि कल रात अहमदनगर में उपद्रवियों ने पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा की। TV9 भारतवर्ष के पास कल रात हिंसा का एक्सक्लूसिव वीडियो है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि उपद्रवियों ने कैसे हिंसा को अंजाम दिया। उपद्रवियों ने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था, उनके हाथों में लाठी डंडे थे। नकाबपोश उपद्रवियों ने लगातार दुकानों में तोड़फोड़ की। यह वीडियो कल रात का है। अहमदनगर के शेख गांव में संभाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान पथराव हुआ। जबरदस्त हिंसा में कई पुलिस वाले घायल भी हुए। तस्वीरें देखिए अब आप, किस तरीके से वहां पर आगजनी होती है, पथराव होता है और सब कुछ जलाकर खाक कर दिया जाता है। चिंताजनक बात यह है कि यह लगातार हो रहा है। 14 मई की यह घटना है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में लाठी डंडे, पूरी प्लानिंग के साथ एकाएक ये चीजें नहीं निकलती हैं। तो क्यों सुलग रहा है महाराष्ट्र का ये इलाका और इसके अलावा कुछ और इलाके? अकोला और अहमदनगर में लगातार 3 दिन से तनाव है। हाथों में लाठी डंडे और फिर पत्थरबाजी भी हो रही है। कुछ के हाथ में हॉकी स्टिक्स दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, सबके चेहरे ढके हुए थे। आगजनी भी की गई उसके बाद, यानी पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया गया।
ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से आगजनी हुई रात में, और फिर उसको ये देखिए सुबह तक जल के सब कुछ खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि वहां पे काफी नुकसान पहुंचा है। अकोला और अहमदनगर में लगातार 3 दिन से तनाव है। मामूली सी बात ने 2 शहरों का अमन चैन छीन लिया है। अभी हालात कंट्रोल में है, पर चारों तरफ टेंशन का माहौल है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं हिंसा फिर से ना भड़क जाए। हिंसा की पहली घटना अकोला में हुई 13 मई की रात। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट को लेकर अकोला में जबरदस्त पथराव, हिंसा और बवाल हुआ। हिंसा की दूसरी घटना अहमदनगर की है। कल रात अहमदनगर में छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर निकाले गए जुलूस पर पथराव किया गया, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई और 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। अहमदनगर के शेवगांव में आज दिन भर तनाव बना रहा। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। आखिर ये सब हुआ क्यों और अभी हालात कैसे हैं, ये रिपोर्ट देखें। नारेबाजी, हंगामा, पथराव, तोड़फोड़, मौका छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती का था, लेकिन जुलूस का अंत हिंसक झड़प के साथ हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर जुलूस निकालने की शुरुआत शाम 4 से 5 बजे के बीच हुई। करीब 3 से 3.5 घंटे तक सब ठीक रहा। रात 8:30 बजे ये जुलूस शेवगांव पहुंचा। जैसे ही नारे लगाती भीड़ मस्जिद के पास पहुंची, मुस्लिम समुदाय के लोग भी इकट्ठा हो गए। फिर नारों का जवाब नारों से दिया जाने लगा। नारेबाजी के बीच ही पत्थर चलने लगे और फिर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। करीब 1 घंटे तक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होती रही, पथराव होता रहा, तोड़फोड़ होती रही। पत्थरबाजी से इलाके की कई दुकानों को भारी नुकसान हुआ। ये महज संयोग है या कोई प्रयोग? अहमदनगर में दंगा फैलाने की साजिश अकोला की घटना के 24 घंटे के अंदर हुई। अकोला में माहौल खराब करने के लिए सोशल मीडिया को टूल बनाया गया, तो अहमदनगर में जुलूस और नारेबाजी हिंसा की वजह बनी। महाराष्ट्र में 2 समुदायों में दरार पैदा करने की कोशिश 13 मई की रात से शुरू हुई। ये वही दिन था जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। ठीक उसी दौरान महाराष्ट्र के अकोला में सोशल मीडिया पर एक समुदाय को भड़काने वाला मैसेज वायरल किया गया। इस भड़काऊ पोस्ट ने माहौल इतना खराब किया कि फिर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी होने लगी। अहमदनगर में क्या हुआ, हिंसा कैसे भड़की? टीवी 9 बातवर संवाददाता राजीव सिंह यही जानने के लिए आज ग्राउंड पर पहुंचे। राजीव सिंह ने हिंसा वाले इलाकों के कुछ लोगों से बातचीत की। इन लोगों ने क्या देखा जानना जरूरी है, उन्हीं की जुबानी। यहाँ जो व्यापारी है, दुकान है, वहाँ दुकानों पे पथराव किया, आने जाने लोगों पर पथराव किया, गाड़ों की तोड़फोड़ कर दी। और यहाँ नजदीक एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाने वाले लोग और हॉस्पिटल में सब उन्होंने पथराव किया। हमारे संवाददाता राजीव सिंह आज अहमदनगर में थे, ये आपने देखा। राजीव उस जगह पर गए जहां कल रात हिंसा भड़की थी। आपको ग्राउंड जीरो से राजीव सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखना जरूरी है, तभी समझ में आएगा कि आखिर इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था और कौन थे इसके पीछे साजिश करता। शेवगांव में अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस की गाड़ियां जो है इलाके में गश्त कर रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखिए इस पूरे इलाके में जो है पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं। हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि अभी भी माहौल शांत जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। हम यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर रविवार की रात को हुआ क्या था। ये बताइए, क्या नाम है आपका और यहाँ पर क्या हुआ था एग्जैक्टली? एक्चुअली मेरा नाम संजय मेहर है। मैं घर पे बैठा था, मेरे 2 फोर व्हीलर सामने थी, घर के सामने। तो अचानक 30-40 लोग आए, मेरे दोनों गाड़ी के कांचा बीचा फोड़ दिए। पूरा फोड़ने के बाद गले में पूरे गाड़ियाँ फोड़ दिए, किसी के घर के शीशे तोड़ दिए। और सब जितनी गाड़ियाँ 50-60 मोटरसाइकिल और 10-12 फोर व्हीलर सब फोड़ दिए। नहीं, कौन लोग थे? क्या मुंह पे कपड़े बांधे थे, कुछ नारे लगा रहे थे? कौन थे? मुंह पे कपड़े लगाए थे, नारे कोई लगा नहीं था।
लेकिन मुंह के कपड़े बांधे हुए थे। हिंसा की इन घटनाओं पर महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय का जिम्मा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है। जाहिर है इस घटना पर संजय राउत कहां खामोश रहने वाले थे। संजय राउत ने कहा कि गृह मंत्री को राजनीति से फुर्सत नहीं है, इसीलिए वो लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं दे पा रहे। दो गुटों में विवाद हुआ था, लेकिन पुलिस ने इमीडिएटली वो कंट्रोल किया है। परिस्थिति अभी पूर्ण कंट्रोल में है। सोशल मीडियामध्ये काही क्लिप व्हायरल झाली आणि ती क्लिप काही समाजाच्या भावना दुखवणारी होती आणि जे दंगली घडवण्याचा प्रयत्न करतायत त्यांना अद्दल घडवणार हे मात्र नक्की लोक आहेत की जे लोक मागून याला कुठेतरी आग लावण्याचा, त्याच्यामध्ये आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न करतात, सगळं बाहेर आणलं। गृह मंत्री ने बोलना चाहिए। इस राज्य को अगर गृह मंत्री होगा और अगर राजनीति से उन्हें फुर्सत होगी तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचेंगे और वो बोलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य को गृह मंत्री को महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ पड़ी है। वो हमेशा 24 घंटे राजनीति में ही बिजी है। चिंताजनक बात यह है कि महाराष्ट्र में हिंसा भड़काना बहुत आसान हो गया है। कुछ इलाकों में ऐसा प्रतीत होता है। उसका पूरा का पूरा एक फॉर्मेट बन गया है और उस फॉर्मेट में जो उपद्रवी हैं वो बार बार कामयाब हो रहे हैं और पुलिस फेल हो रही है। अहमदनगर में एक महीने में हिंसा का ये दूसरा मामला है। अप्रैल में दो गुटों में जबरदस्त पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई थी। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। आपको बताते हैं कि अहमदनगर हिंसा की टाइमलाइन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 14 मई की शाम करीब 5 बजे संभाजी महाराज की जयंती पर जुलूस निकाला गया था। रात करीब 8 बजे और 8:30 बजे के बीच संभाजी महाराज की शोभा यात्रा छत्रपति शिवाजी चौक पर पहुंची। इस दौरान संभाजी महाराज की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में कई दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कई पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को संभाला। पुलिस ने शांति की अपील की। उपद्रवियों की तलाश अभी भी जारी है। यह है बहुत बड़ा सवाल, अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। पुलिस ने शहर में एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया। अहमदनगर से पहले अकोला को हिंसा की आग में जलाने की साजिश रची गई। 13 मई को इंस्टाग्राम पर एक धर्म को लेकर विवादित पोस्ट किया गया था, जिसके बाद नाराज लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। भारी भीड़ जमा हो गई, नारेबाजी होने लगी। इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोग भी इकट्ठा हो गए। पहले नारे लगाए गए और फिर रात में पत्थरबाजी होने लगी। दोनों तरफ की भीड़ उग्र हो गई। दोनों समुदाय के लोग भिड़ गए, जिसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। पथराव के बाद उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई दुकानों और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना के बाद अकोला में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब तक 45 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। शहर के कई इलाकों में धारा 144 अभी भी लागू है। मॉड्यूल देखिए अब आप, हर जगह एक ही तरीके से हिंसा को भड़काया जा रहा है। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इसको टैप नहीं कर पा रहा। याद कीजिए कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का फैसला आते ही भटकल में इस्लामिक झंडे फहराए गए। फिर एक दिन बाद ही महाराष्ट्र के 2 शहर हिंसा से जल उठे। सवाल है ऐसा क्यों? क्या इसका चुनाव से कोई कनेक्शन है? इस बारे में कोई ठोस जानकारी तो नहीं है, लेकिन यह हिंसा सिर्फ संयोग है या प्रयोग, साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसके पीछे कोई साजिश है, यह तो साफ दिखाई दे रहा है।